नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में। मित्रों पुनः हाजिर एक नए वीडियो के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सेंटेंस का अगला टॉपिक, जिसे हम जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस के नाम से। यानी आज हम सीखेंगे कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। अभी तक मेरे जितने भी वीडियो आपने देखे सेंटेंस के, वो सब सिंपल सेंटेंस के थे कि कैसे सिंपल सेंटेंस यानी 8 प्रकार के आपने पढ़े कि कैसे बनाए जाएंगे, जो प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख भी सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। मित्रों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, जो हमारा सिंथेसिस होता है वो 3 तरीके से बनता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स से। यानी कि यदि हम किसी 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में, एक कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य का सिंथेसिस कहते हैं, यानी कि संश्लेषण कहते हैं। हिंदी को संश्लेषण कहा जाता है हिंदी में। देखिए मित्रों, हम बताएंगे आपको यहाँ पर कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं बड़े ही आसान तरीके से मित्रों। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अधिक अधिक शेयर करिए ताकि ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मित्रों अगर बात की जाए कंपाउंड सेंटेंस की केवल, तो आप ये जान लीजिए आप कि कंपाउंड सेंटेंस जो होता है आपका मित्रों, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है मित्रों, प्रिंसिपल क्लॉज, और प्लस क्या होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि आपका जो सिंपल सेंटेंस भी आपने सीखा था, यहाँ कंपाउंड सीख रहे हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस जो होगा मित्रों वो कैसे बनेगा आपका, एक तो उसमें प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कि आप दोनों समझेंगे आप कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं मित्रों। तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं कि जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है मित्रों, प्रिंसिपल क्लॉज ये आप जान लीजिए कि ये अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम होता है। यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है ये अपना पूरा अर्थ देता है। अगर मित्रों बात की जाए कोऑर्डिनेट क्लॉज की, किसकी बात की जाए, कोऑर्डिनेट क्लॉज की, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज मित्रों क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपना पूरा अर्थ देता है। ठीक है, क्या करता है, ये अपना पूरा अर्थ देता है। लेकिन अब अंतर दोनों में क्या होता है मित्रों, पूरा अर्थ देता है, अंतर केवल इतना होता है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, माफ कीजिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहें मित्रों तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। ही इज रिच बट, वह धनी है बट डिसऑनेस्ट। ठीक है, वह धनी है लेकिन क्या है, वह बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। तो यहाँ जो बट लगाया गया, देखिए अब इसको केवल डिसऑनेस्ट आप जान ही नहीं पाएंगे, इतना जान लीजिए, बट ही इज डिसऑनेस्ट। अब यहाँ आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप समझ जाएंगे कि आखिर में दोनों में अंतर क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ही इज रिच, वह ईमानदार, एक सेंटेंस ही कंप्लीट हो रहा है कि वह ईमानदार है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। और ये सेंटेंस दूसरा कह रहा है कि ही इज डिसऑनेस्ट, यानी कि वह क्या है, बेईमान है, या सॉरी हाँ वह ईमानदार नहीं है, सब कहते हैं ना उसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोई सेंटेंस जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है मित्रों। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए हमारे। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 कंजक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ रहे हैं, उनको मैंने लिख दिया पहले से ही। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके 4 कंजक्शन हैं वो कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कैमुलेटिव कंजक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिनको हम क्या कहते हैं हिंदी में, जोड़ने वाले संयोजक कहते हैं। यानी यहाँ सेंटेंस को क्या किया था, ऐड किया था, जोड़ दिया जाता है।
ठीक है। इसमें आता है एंड, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली बट आल्सो के बीच में डॉट लगा है, यानी कि अलग अलग यूज किए जाते हैं। बोथ एंड एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएंगे लेकिन एक साथ नहीं यूज किए जाएंगे। बोथ एंड के बीच में भी डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इनका भी एक साथ यूज नहीं करते सेंटेंस में, लेकिन ये जो यूज जो करेंगे वो एक ही सेंटेंस में करेंगे मित्रों। उसका एग्जांपल भी आपको बताएंगे कैसे करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है हमारा अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, विकल्प बताने वाले ऐसे सेंटेंस जहां हमको विकल्प बताया जाता है कि या फिर आप ये करिए या फिर वो करिए या फिर ये नहीं करिए या फिर वो नहीं करिए, तो वो क्या होते हैं आपके अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जिसमें क्या आता है मित्रों, आइदर और आता है, नाइदर नॉर आता है, और नॉर आता है, अदरवाइज आता है, अन्य भी शब्द आते हैं। फिर तीसरा हमारा क्या होता है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसके नाम से पता चलता है कि ये क्या होते हैं, विरोध प्रकट करने वाले संयोजक होते हैं, यानी कि ऐसे कंजंक्शन का यूज हम क्या करते हैं, सेंटेंस में विरोध प्रकट करने के लिए करते हैं, वह एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। इसमें आता है बट, एट, स्टिल, नेवरदलेस, ओनली, ईटीसी, यानी कि और भी चीजें आती हैं इसमें। फिलहाल ये मुख्य चीजें हैं जो आपकी आएंगी। उसके बाद देखेंगे मित्रों चौथा पर क्या होता है एलेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है आपका, तो एलेटिव का मतलब होता है परिणाम बताने वाले संयोजक, यानी कि यहां से हम क्या जानते हैं कि सेंटेंस में कोई ना कोई क्या होगा, परिणाम बताया गया होगा, यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा और जो नेक्स्ट क्लॉज जो आपका यूज की गई होगी उसमें कोई ना कोई उसमें कोई ना कोई परिणाम जरूर आया होगा, यानी रिजल्ट आया होगा। तो इसमें किसका यूज करते हैं हम, सो का यूज करते हैं, देयरफॉर का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं और बिकॉज का यूज करते हैं, ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि यानी एक्सेट्रा जिसको बोलते हैं हम। तो अन्य शब्द भी इसमें आ सकते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, और माफ कीजिएगा पहले हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से कंजंक्शन, अगर इनका हिंदी नाम देखा जाए तो कैसे इनका हिंदी में नाम रहेगा, ये भी मैं आपको मित्रों यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिए हैं, इन्हीं का मुख्यतः यूज करते हैं आप जब आप सेंटेंस बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस, किसमें, सिंथेसिस में। तो जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके यूज होने वाले हैं केवल यही यूज होने वाले हैं, ये मुख्य कंजंक्शन आपके इन्हीं का यूज करते हैं आप। तो पहला क्या लिखा हुआ है मित्रों, फॉर लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है, क्योंकि होता है। दूसरा है एंड का हिंदी अर्थ क्या होता है, और होता है। फिर है देयरफॉर का यूज हिंदी में किस लिए के लिए करते हैं, इसलिए करते हैं। फिर सो का यूज किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं। फिर लिखा हुआ है व्हाइल का हिंदी अर्थ क्या होता है मित्रों, जबकि होता है। बट का हिंदी अर्थ क्या होता है मित्रों, लेकिन होता है। और नेक्स्ट हमारा जो है लिखा हुआ है नॉट ओनली बट आल्सो, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, न केवल डॉट डॉट बल्कि भी, ठीक है, न केवल बल्कि भी, यानी मैं न केवल मैं दोषी हूं वह बल्कि वह भी दोषी है, ऐसा अभी यूज बताएंगे कैसे करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। फिर देखिए मित्रों है एज वेल एज, यानी कि साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब क्या होता है मित्रों, साथ ही साथ होता है। फिर देखेंगे और, यानी कि और का हिंदी अर्थ क्या होता है, अथवा। फिर क्या होता है आपका नाइदर नॉर का यूज कब करते हैं, ना ही और ना तो के लिए। फिर क्या होता है आइदर और, या तो और फिर या तो के लिए करते हैं। स्टिल का यूज किस लिए करते हैं मित्रों, फिर भी के लिए करते हैं। एट का यूज कब करते हैं, फिर भी के लिए करते हैं मित्रों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ वर्ड ऐसे लिखे हैं जिनका सेम अर्थ आ रहा है, जैसे यहाँ देयरफॉर का मतलब भी इसलिए होता है, सो का मतलब भी इसलिए होता है। यहाँ स्टिल का भी आप देख रहे हैं यूज फिर भी के लिए किया गया है, और यहाँ एट का यूज भी आप किसके लिए देख रहे हैं, फिर भी के लिए किया गया है। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका यूज सेम किया जा रहा है लेकिन उनका अलग अलग प्रयोग किया जाएगा, ये तो अर्थ हिंदी में मैंने आपको बताए हैं। तो आइए मित्रों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे जो सेंटेंस है आपके वो बनेंगे, किसमें, कंपाउंड सेंटेंस। अलग अलग एक बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। मित्रों देखते हैं कि कैमुलेटिव जो कंजंक्शन आपके हैं उनको कैसे हम बनाएंगे किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस। तो सबसे पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हो कि ही इज रिच, वह धनी है। दूसरा वाक्य देखते हैं ही इज ऑनेस्ट। दूसरे सेंटेंस में क्या बताया गया कि वह ईमानदार है। तो यहाँ सेंटेंस को अगर हम देते हैं कैमुलेटिव में तो हमको अपने तुरंत हमको याद करना होगा कि अभी मैंने आपको क्या लिखाया था कि हर जो आपका ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन था कैमुलेटिव वगैरह, इसका मैंने लिखाया था किसमें क्या क्या आता है। तो कैमुलेटिव में क्या आता है, एंड वगैरह आता है, एंड आता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, इसी में तो आता है मित्रों। तो बनाएंगे ये सेंटेंस जो मैंने यहाँ दिया है मैं आपको हर तरीके से बना के बता दूंगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ही इज रिच, ही इज रिच, यही फुल स्टॉप लगाएंगे एंड ही इज रिच एंड ही इज ऑनेस्ट, ही इज रिच
या इसको ऐसे करो ऑनेस्ट कर दीजिए तो भी आपका सही मान लिया जाएगा। क्या करेंगे, ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, वह क्या है, धनी है और ईमानदार है, यानी कि उसी के बारे में बात हो रही है। और ये तो पहला हो गया एग्जांपल आपका, ये तो एक हो गया। दूसरा अगर इसी को हम और बनाते हैं एज वेल एज में, तो कैसे बनेगा मित्रों, ये बनेगा ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, वह केवल, मतलब बताया गया इसमें ये वह धनी है साथ ही साथ क्या है, ईमानदार है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका मित्रों, ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो ऑनेस्ट, मतलब वह न केवल धनी है बल्कि ईमानदार भी है। ये सेंटेंस आसानी से बना, आपका 3 तरीके से बना है एक सेंटेंस आपका, बहुत ही आसानी से आप जान गए कि कैम्परेटिव कंजंक्शन में हम इनका यूज ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ने वाले वाक्य होते हैं मित्रों, तो हमको उठा के केवल जोड़ देना है बस, क्लियर एकदम। ये मित्रों देखते हैं जो आपका अल्टरनेटिव जो आपका क्या है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके एग्जांपल में लिख रखे हैं, कैसे बनाएंगे इनको। तो मैंने आपको इसके दिए गए हैं, पहले से मैंने आपको इसका कंजंक्शन बता दिया कौन कौन से यूज करेंगे आप, तो वही इसका यूज करना है आपको। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है आपका, आई कैन डू दिस, मैं एक कर सकता हूं, यू कैन डू दिस, तुम भी इसे कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि हम दोनों इसे कर सकते हैं। अब यहाँ कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे हम लगाएंगे either I can do this, either I can do this or you can do this, यानी कि या फिर इसे मैं कर सकता हूं या फिर तुम कर सकते हो। यहां पर आइदर और का यूज हमने किया मित्रों। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि यू डू नॉट वांट अ पेन, मतलब सॉरी आई डू नॉट वांट अ पेन, मैं एक कलम नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वांट अ पेन, यानी मेरी ही बात की गई है, दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट का यूज किया गया यहाँ पर। तो क्या कहा गया है कि ना मैं कोई कलम चाहता हूं ना ही, यहाँ जब नेगेटिव आता है तो आप जान लीजिए आइदर के बाद यहाँ पर नाइदर का यूज करते हैं मित्रों। तो हम क्या लिखेंगे, neither I want a pen, neither I want a pen nor, यहीं पे क्या लगाएंगे, nor I want a book, ना मैं एक कलम चाहता हूं ना ही एक किताब चाहता हूं। सेंटेंस आसानी से आपका बन गया मित्रों नाइदर नॉर का यूज करने के बाद। तीसरा एग्जांपल कहता है आपका वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, यानी कि कठिन परिश्रम करिए अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। हिंदी अर्थ निकालना बहुत ही आवश्यक है मित्रों। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क हार्ड, क्या लिखेंगे, वर्क हार्ड। अब यहां पर क्या लगाएंगे, अदरवाइज, क्या लगाएंगे, अदरवाइज अन्यथा, अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, क्या लिखेंगे, यू विल फेल, यानी कठिन परिश्रम करिए अन्यथा आप फेल हो जाएंगे मित्रों। चौथा एग्जांपल कहता है गुड बॉयज वर्क हार्ड, यानी जो अच्छे बच्चे होते हैं कठिन परिश्रम करते हैं, बैड बॉयज वेस्ट देयर टाइम, यानी जो बुरे बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, नष्ट करते हैं अपना समय। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे मित्रों, हम लिखेंगे कि अच्छे बच्चे वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करते हैं, और जहां पर ये फुल स्टॉप लगाए यहीं पर क्या लगा देंगे, व्हाइल लगा देंगे। जबकि व्हाइल का अर्थ हिंदी में क्या आता है मित्रों, जबकि आता है। तो जबकि बुरे बच्चे जो होंगे वो अपना समय बर्बाद करेंगे, यहीं पर हम लगाएंगे व्हाइल और हमारा सेंटेंस आसानी से बन जाएगा मित्रों। तो ये आपने देखा कितनी आसानी से बनते हैं आपके अल्टरनेटिव के कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं, बहुत ही सीख लिया आपने। नेक्स्ट सीखते हैं हम बनाएंगे आपका अब अल्टरनेटिव बन गया, एडवर्सेटिव बनाएंगे। आइए मित्रों देखते हैं और समझते हैं एडवर्सेटिव एग्जांपल हमारे कैसे बनेंगे आपके। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज रिच ही इज पुअर, यानी कि वह धनी है, सॉरी माइजर लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा। माइजर मतलब क्या होता है मित्रों, कंजूस होता है, यानी कि वह धनी है फिर भी वह कंजूस है। लेकिन यहाँ किसका यूज करेंगे हम, एड का यूज भी कर सकते हैं और बट का यूज कर सकते हैं, लेकिन वह कंजूस है, ये तो कर सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, ही इज रिच बट, वह धनी है लेकिन
बट माइजर, क्या करेंगे, बट माइजर, यानी कि वह धनी है लेकिन वह क्या है, कंजूस है। फिर सेकंड सेंटेंस जो हमारा वो क्या कहता है, द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, स्टूडेंट कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दे डू नॉट स्टडी, और वह क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है मित्रों। तो समझिए यहाँ बताया गया कि वो स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पर आप चाहे बट का यूज कर सकते हैं, चाहे एट का यूज कर सकते थे, यहाँ बट का ही यूज होगा। क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट, लिखेंगे द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल बट दे डू नॉट स्टडी। द स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यानी बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ हम जो एडवर्सेटिव एग्जाम्पल ये जो एडवर्सेटिव का कंजक्शन देखेंगे वो कौन सा लगेगा मित्रों, बट लगेगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, लिखते हैं आई एम एंग्री, मैं क्रोधित हूँ, मैं क्या हूँ, क्रोधित हूँ। आई टॉक पोलाइटली, मैं विनम्रता से बात करता हूँ, विद एवरीबडी, सबसे, मतलब मैं क्रोधित हूँ फिर भी, यहाँ फिर भी का यूज करेंगे तो फिर भी के लिए एट का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे मित्रों नेवरदलेस का यूज करेंगे। लिखेंगे आई एम एंग्री नेवरदलेस, नेवरदलेस आई टॉक पोलाइटली विथ एवरीबडी, एवरीबडी। ठीक है मित्रों, ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। फिर चौथा एग्जांपल अगर देखें मित्रों, लिखा हुआ है आई हैव बीन बिजी विथ माई सेल्फ, मैं खुद में ही व्यस्त रहता हूँ। उसने लिखा है कि मैं खुद में ही व्यस्त हूँ। आई मेक टाइम फॉर माई फ्रेंड्स, फिर भी मैं समय निकाल लेता हूँ किसके लिए, अपने मित्रों के लिए। तो यहाँ फिर भी का यूज किया गया, लेकिन यहाँ पर हम नेवरदलेस का यूज ना करके इसका यूज करेंगे, व्हेयर एज का यूज कर देंगे, तो भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लिखेंगे आई हैव बीन बिजी, क्या लिख देंगे, आई हैव बीन बिजी विथ माई सेल्फ, विथ माई सेल्फ, विथ माई सेल्फ लिखने के बाद क्या लिखेंगे मित्रों, यहाँ पर हम यूज करेंगे व्हेयर एज का। व्हेयर एज का मतलब भी क्या होता है, फिर भी होता है। व्हेयर एज आई, यानी पूरा सेंटेंस क्या करेंगे हम, दूसरा उतार देंगे, आई मेक टाइम फॉर माई सेल्फ। बन गया मित्रों। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एडवर्सेटिव के जो हमारे कंजक्शन उनका यूज करके कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं इलेटिव के कंजक्शन कैसे इनका यूज करेंगे हम। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, देख लेते हैं। लिखा है माई लैपटॉप वाज चार्ज, यानी मेरा लैपटॉप क्या हो गया, चार्ज हो गया था। आई अनप्लग्ड इट, मैंने उससे प्लग से क्या किया, हटा दिया, यानी मैंने उससे चार्जिंग से निकाल लिया। कहने का मतलब उसका, तो यहाँ देखो परिणाम बताने वाले संयोजक होते हैं आपके, इसमें आपको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, लिखेंगे माई लैपटॉप, क्या लिखेंगे, माई लैपटॉप वाज चार्ज्ड, क्या लिखेंगे, माई लैपटॉप वाज चार्ज्ड, सो लिखेंगे इसलिए आई अनप्लग्ड इट, क्या लिख लेंगे, सो आई अनप्लग्ड इट, इसलिए मैंने उसे क्या किया, अनप्लग्ड कर दिया, यानी चार्जर से निकाल दिया। फिर देखो सेकंड सेंटेंस हमारा क्या कहता है, ही डिजायर टू गेट सिलेक्शन, उसकी इच्छा थी कि वह प्राप्त करे सिलेक्शन, प्राप्त करे किसमें, इन द एयरफोर्स, एयरफोर्स में उसकी नौकरी लग जाए भाई। ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपना सबसे अच्छी कोशिश की। यहां पर भी इसलिए का ही यूज करेंगे, लेकिन सो का यूज न करके इसका यूज कर देंगे हम, देयरफॉर का यूज कर देंगे। हम लिखेंगे ही desired to get selection, he desired to get selection in the air force, in the air force। फिर क्या लिखेंगे, therefore का यूज कर देंगे, therefore इसलिए he tried his best, he desired to get selection in the air force।
फिर कैसा यूज किया हमने, देयरफॉर का यूज किया, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव का कंजक्शन हो जाएगा। और हम क्या लिखेंगे आगे, सेकंड सेंटेंस लिख देंगे, इसलिए उसने ज्यादा कोशिश की, सबसे अच्छी कोशिश की, बेहतरीन कोशिश करने का मतलब। फिर क्या लिखा हुआ है, ही वॉज इन एन एंग्री मूड, मतलब वो क्या है, एक क्रोधित मूड में है, इसका जो नेचर वो किसमें है, एंग्री है, क्रोधित है। नोबडी डेयर टू टॉक हिम, किसी को साहस नहीं है कि उससे वो, मतलब उससे किसी को साहस नहीं कि कोई उससे बात कर सके। तो यहाँ पर भी यूज करेंगे किसके, इसलिए का ही यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सो का किया, यहाँ देयरफॉर किया, यहाँ कुछ अलग कर लेते हैं। जैसे हम क्या लिखेंगे, ही वॉज इन एंग्री मूड, ही वॉज इन एंग्री मूड। फिर किसका यूज कर लेंगे यहाँ पर, हेंस का यूज कर लेंगे, लिखेंगे हेंस नोबडी, हेंस नोबडी dared to talk with, अच्छा केवल टॉक हिम लिखा हुआ है, तो टॉक हिम क्या है, किसी के अंदर साहस नहीं है। यहाँ हेंस का मतलब भी क्या होता है मित्रों, इसलिए ही होता है। तो यहाँ देखा आपने तीन एग्जाम्पल, तीनों को अलग अलग तरीके से बना दिए गए हैं, यानी कि आप जान रहे हैं यहाँ तीनों में इसलिए ही मैंने यूज किया, लेकिन तीनों का अलग अलग यूज किया गया है। ऐसे ही आप भी अपने सेंटेंस में करेंगे तो आपके वाक्य जो है आसानी से बन जाएंगे मित्रों। इसी तरह से आपको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो आपके सेंटेंस आसानी से बनते रहेंगे मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आधी से अधिक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं सेंटेंस के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।